हो सकता है कि एक सेशन में जो है मेरे ये एटलीस्ट 50 हो जाए स्टार्ट के। ओके। कोडीन इज मेटाबोलाइज्ड टू मॉर्फिन मेनली बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। मेरा माइक खुला हुआ है ना। 2D6। ठीक है, 2D6 इज द एंजाइम है जो कोडीन को मॉर्फिन में मेटाबोलाइज करता है, यानी उसके एक्टिव मेटाबोलाइट में। कोडीन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, मॉर्फिन एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि एक्टिव जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, द फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन MMR वैक्सीन should be administered to all children beginning at or after age 12 months। जो फर्स्ट डोज होती है मीजल्स की वो 12 महीने यानी 1 साल की उम्र के बाद ही आप उसको इम्यून कर सकते हो उस बच्चे को। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टैबलेट इंटेरिक कोटिंग एजेंट? सेल्यूलोज एस्टेट पिथैलेट। स्टार्च को कभी भी हम कोटिंग के तौर पे यूज नहीं करते और एलम को भी कभी भी यूज नहीं करते। और सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, आई गेस अगर किसी को याद हो, कोई बता सकता है तो ये किसी एंटीडोट के तौर पे किसी चीज में यूज हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जो सेल्यूलोज है इसका याद करने का तरीका ये है कि सेल्यूलोज का C, एसीटेट का A, पिथालेट का P, तो ये बन जाएगा कैप। तो कैप इज बेसिकली जो सर में पहनते हैं हम लोग, तो कैप हमें कोट करने के लिए होती है ऊपर से, तो हम उसको यूज इस तरह कर सकते हैं कि कैप इज यूज फॉर टैबलेट इंटेरिक कोटिंग एज एन एजेंट, इंटेरिक कोटिंग एजेंट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी? कैल्शियम एडिटेट ऑफ कोर्स, क्योंकि कैल्शियम एडिटेट हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में जो है यूज होता है, और ये चिलेटिंग एजेंट होता है। ये मेटल्स को जो है ना ये के साथ रिएक्ट करके उसको बॉडी में एलिमिनेट करता है। और एस्प्रीन में हम लोग को मेटल हैवी मेटल पॉइजनिंग नहीं होती। सैलिक एसिड टॉक्सिसिटी होती है जिसमें हम हमारा पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो हम बाइकार्बोनेट्स लेते हैं ताकि सॉल्ट्स फॉर्म हो और वो क्या कहते हैं हमारा जो एसिड टेक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बेसिक की तरफ जाए। इसके अलावा हम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं और डेक्सट्रोज लेते हैं। वेनकोमाइसिन नंबर 5, वेनकोमाइसिन डोज शुड बी रिड्यूस इन पेशेंट्स विद, इसका सही आंसर आई गेस किडनी डिजीज है, हेपेटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि ये रीनली एक्सक्रीट होता है। तो किडनी डिजीज पेशेंट्स में जो है इसको रिड्यूस फॉर्म में देना चाहिए। हेपेटिकली ये एक्सक्रीट नहीं होता। और हार्ट डिजीज के पेशेंट्स का कोई इतना मसला नहीं होता, हेयरिंग इम्पेयरिंग वाले पेशेंट्स को भी इतना कोई मसला नहीं होता। कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग हैज हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑफ 0.6 ml एंड द ड्रग इज 40% एब्जॉर्ब। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, ये जो है मैंने सॉल्व करा है और इसको मैं आप लोग को सोल्यूशन बता देती हूँ। आप लोग देखें, खुद भी सॉल्व करें, जिससे होता है पहले वो हैंड रेस कर ले, मैं भी बता देती हूँ। अच्छा, MCQ नंबर 6, सॉरी, ये वो MCQ था जो मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसको मैंने मार्क भी करा है अपनी रजिस्टर में। ये है बायोअवेलेबिलिटी के, ये है बायोफार्मास्यूटिक्स के। ये वो है जो अभी हम लोग को सदीस भाई कराएंगे आफ्टर सरसमी के सेशंस कंप्लीट होने के बाद। इसके फॉर्मूलाज हैं, सिंपल कोई फॉर्मूला इसमें पुट होगा, वो जब हम कर लेंगे तो फिर हम दोबारा इसकी तरफ आएंगे। इसको मार्क कर लें आप लोग। नंबर 7, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सुटेबल फॉर IV बोलस इंजेक्शन? तो ये तो सबको पता है, सैल्ब्यूटामॉल। इसको आप लोग याद कर लेंगे, सैल्ब्यूटामॉल को हम लोग IV बोलस के तौर पर दे सकते हैं, यानी एक साथ सारी डोज उसको दे सकते हैं जब हमें सडन इफेक्ट अचीव करना होता है बॉडी के अंदर उस बीमारी के लिए। तो ये नॉर्मली होता है ब्रोंकोस्पाज्म में। ओके, फॉर द फॉर्मूला डेक्सामीथाजोन 20 mg लिक्विड। अच्छा, ये MCQ है, इसको मैंने सॉल्व इस तरह से करा है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला है। यानी हमें देखिए टोटल, आप इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे तो टोटल मिक्सचर कितने का बन रहा है? मे का मिक्सचर बनाना क्या है हमें? मे का मिक्सचर सप्लाई 300 ml, 300 ml हमें बनाना है। ठीक है। और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसका एंड मतलब अप टू वॉल्यूम कहाँ तक जा रहा है? तो अप टू जो इनका जा रहा है बेंजोइक एसिड 10 mg लिक्विड सॉर्बिटॉल टू 10 ml, 10 ml तक जा रहा है ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना। और हमें बनाना है 300 ml, तो 300 ml अपॉन 10 ml इज इक्वल्स टू 30 ml। सारे फॉर्मूलाज को हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास हमें निकालना किसका है? डेक्सामीथासोन का निकालना है। डेक्सामीथासोन का हमें क्या निकालना है कि एक टैबलेट में ही कह रहे हैं dexamethasone powder is not available to prepare this mixture. However, you do have dexamethasone tablets each containing 50 milligram of drug. How many tablets would you require to make up the mixture? अच्छा, एक टैबलेट में 50 मिलीग्राम डेक्सामीथासोन है। ठीक है, हमें बनाना है 300 ml के लिए।
ठीक है, 300 ml का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के हमने डेक्सामीथासोन से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 30 × 20 आया 400। डेक्सामीथासोन इज इक्वल्स टू 400 मिलीग्राम्स। ठीक है, इसका मैं कैलकुलेशन की पिक्चर खींच के ग्रुप पे भी डाल देती हूँ अभी, ताकि आप लोग वो भी साइड बाय साइड देख लें और आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 600 आ गया। अब हमारे पास ग्राम्स कितना है, 600, और कितना ml में बन रहा है, 300। एक टैबलेट में 50 ग्राम है, तो 600 मिलीग्राम में कितने टैबलेट्स बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 टैबलेट 50 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम कितने टैबलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 12 टैबलेट्स। नंबर 9, मैग्नीशियम सिट्रेट इज कंसिडर्ड एज ऑस्मोटिक सलाइन लेक्सेटिव। ठीक है, ये सी क्लास है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 80% अल्कोहल, अच्छा ये वाला भी न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये होगा एलिगेशन मेथड से, और ये बहुत इजी एलिगेशन मेथड इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें जो है ना हमें वो दिया हुआ है कि 80% और 15% अल्कोहल से हमें 35% अल्कोहल बनाना है, और टोटल वॉल्यूम जो प्रिपेयर करना है वो 650 मिलीलीटर्स है। तो हमें मिलीलीटर्स भी दिया हुआ है, हमें वो भी दिया हुआ है। हमने एलिगेशन मेथड सिंपल पुट करा, मैं उसकी भी पिक्चर खींच के भेज रही हूँ। सिंपल एलिगेशन मेथड पुट करा हमने, देखें एलिगेशन मेथड हमने पुट करा और हमारे पास क्या आ गया, आंसर। आंसर क्या है हमारे पास, 200 ml। मैंने ग्रुप में शेयर करा है, आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसमें डालूं, लेकिन मैं इसमें किस तरह से डालूंगी, मैं अपना चैट नहीं खोल सकती ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है, which one of the following IV hydrocortisone dose is suitable for management of emergency asthma attack। ये डोज है, याद करना पड़ेगा। हाइड्रोकोर्टिसोन का डोज है 100 मिलीग्राम्स एवरी 6 आवर्स, हम लोग इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करेंगे। 12, if 390 milligram of elementary iron are present in 1950 milligram of ferrous sulfate, what is the percentage of elementary iron। सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है एलिमेंट्री आयरन का हमें, हम लोग उससे कुछ भी नहीं करेंगे। एलिमेंट्री आयरन को फेरस सल्फेट से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। 390 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 100, हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ गया 20%। 36% इसका आंसर नहीं है, 20% इज द राइट आंसर। If the ratio of ionized to unionized species of drugs is 10 and pK is equals to 2.2, what is the pH of the solution। अच्छा, MCQ नंबर 13, 14 और 15 ये मैं नहीं सॉल्व कर पा रही थी। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, और इसमें एक बफर वाला अभी आया है जो सर ने हमें समझाया है, जिसमें हमें बफर ऑफ पीएच ये 9। आज वाली है मिस, जो आज हाँ, समी भाई ने करवाई, ये तो ये वही हमने है। करे आज है, तो या तो ये हम लोग करके टाइम वेस्ट करें, इसको हम बाद में खुद ही देख लेंगे, या फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अभी हम सब करेंगे तो सबसे हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख ले, MCQ नंबर 13, 14 और 17, ये तीनों जो है ना हम बाद में करेंगे जब हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना वो हम तब लेके बैठेंगे जब न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 16 आप देख लें, सॉरी 15। In order to prepare a buffer of pH equal 9, we can use which of the following acids। अच्छा, अगर हमें जो है ना बफर pH 9 का बनाना होता है ना, तो हम बोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एंटीएमेटिक इन पोस्ट कीमोथेरेपी नोजिया एंड वॉमिटिंग। अच्छा, और ऑनडेंसिट्रॉन भी देते हैं, डेक्सामीथासोन भी देते हैं, नोजिया वॉमिटिंग जो कीमोथेरेप्यूटिक इंड्यूस होता है, और एप्रीपिटेंट भी देते हैं, ये आ चुका है आला नसर में। तो बचा क्या, क्लोरप्रोपामाइड नहीं देते। नंबर 17 MCQ न्यूमेरिकल है, हम बाद में कर लेंगे। नंबर 18, इफ हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज इक्वल 3 आवर्स, व्हाट द परसेंटेज ऑफ द ड्रग रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स। अच्छा, याद है सदफ ने एक्सप्लेन करा था कि हाफ लाइफ जब होती है तो ड्रग 90% जी सर। बायो अवेलेबल होता है, फिर एक और उसकी हाफ लाइफ जब गुजरती है तो ड्रग 25% बायो अवेलेबल होता है। इसकी हाफ लाइफ 3 आवर्स है, और पूछ 6 आवर्स का रहे हैं, यानी 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, 6 आवर्स ना, अगर 6 आवर्स में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 3, यानी हमारे पास 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो हमारा आंसर 25% आएगा। समझ आ गया, कुछ समझने का यस। तो नहीं है। 90% ऑन जी फर्स्ट जी हाफ मिस, लाइफ, सिंपल है ना बिल्कुल। 25% ऑन पहले सेकंड हाफ हाफ लाइफ, लाइफ गुजर गई और दूसरे 3 आवर्स थर्ड में हाफ दूसरी लाइफ हाफ में लाइफ गुजर गई। 12.5% हो जाता है, और फोर्थ हाफ हाँ, लाइफ दो में हाफ लाइफ गुजर गई ना, तो वो 5% हो जाता है। 25%।
विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन। अच्छा, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस जो हमने लैब्स में भी करा है केमिस्ट्री में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते थे, नाइट्रिक एसिड भी यूज करते थे, लेकिन हमने कभी एल्गेनिक एसिड नहीं यूज करा ना, तो वो ही मार्क होगा, वो एक्सट्रैक्शन में नहीं यूज होता। अच्छा, फॉर्मोट्रियोल क्या है, इसी क्लास ऑफ ड्रग बतानी है, और सीधा सीधा बीटा टू, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है ये, ठीक है। Which one of the following agent is an exchange resin which can be used as antidote of case of hyperkalemia? अच्छा, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट याद है, ये रहा। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज सैल्वेट इंडायरेक्ट कोटिंग एजेंट। मैं कह रही थी ना, एक ड्रग है जो एज एन एंटीडोट यूज होती है, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, ये इंडायरेक्ट कोटिंग नहीं होती हमारे पास, ये होती, इसको हम हाइपरकेलेमिया के एंटीडोट के तौर पे यूज करते हैं। तब जब वो बोले ना कि एक्सचेंज रेसिन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ हाइपरकेलेमिया एज एन एंटीडोट वी विल से सोडियम पॉलिस्टाइरीन सल्फोनेट। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ओपियोइड मॉर्फिन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओपियोइड मॉर्फिन का, कि ये स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो होती है उसकी रिलैक्सेशन कराता है, तो ये सही आंसर होगा इसका। अच्छा हो गया मेरा क्वेश्चन है, ये एक्सचेंज रेजन क्या होता है? व्हाट इज एक्सचेंज रेजन? एक्सचेंज रेसिन, मैंने लिखा था, एक मिनट। मतलब वो तो ठीक है, बेसिक एंटीडोट फॉर कॉज केसेस ऑफ हाइपरकालीमिया, बट ये ऊपर इन्होंने क्या लाइन की? मैंने लिखा था इसका, ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट, मुझे मिलता है ना वो मटेरियल में, मेरे जहन से खुद भी निकल गया। मैं आपको ग्रुप अच्छा में आप ये कंटिन्यू होता करो। है, मैं बताता हूँ, ये होता है एन आयन एक्सचेंज रेजन और आयन एक्सचेंज पॉलीमर इज अ रेजन और पॉलीमर दैट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर आयन एक्सचेंज। इट इज इनसॉल्युबल इन मैट्रिक्स और जो भी स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें। ये डेफिनेशन है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। जब शेयर हाइपरकालीमिया में पोटेशियम के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं एंड इट हैज टू डू विद एक्सचेंज रेजन एज वेल समथिंग। बस जी, ठीक है, आप पूरे कंटिन्यू करो, ये इसके आप लिए मैं स्टाइल सही में है। ढूंढ वो करके एक्सप्लेन कर दूंगी, ये मैंने मैंने भी अभी अभी तक देखा नहीं है, है, मैंने भी अभी देखा है ये। मगर मैंने इसको पूरी इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि आयन एक्सचेंज रेशन हमने करे नहीं है, और आयन एक्सचेंज रेशन का कोई टॉपिक आएगा आगे तो हम उसको डिटेल में करेंगे, इससे डेफिनेशन बहुत ड्राई लग रही थी मुझे। अच्छा, नेक्स्ट है 23 में एक एमसीक्यू है, मैं देख लेती हूँ, अगर मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है तो मैं बता देती हूँ। हाँ नहीं, ये सॉल्व मैंने आधा करा हुआ है, ये मैंने वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं करा था, ये आधा ही हुआ है मुझसे, ये मिस वाला है, कैलकुलेशंस रिएक्शन को वाला है। चलने देना, एज इट इज चलने दे। वो जैसे ही सॉल्व होंगी तो वो फिर ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सही है। नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में इंड्यूस एस्थमा। सब एस्थमा इंड्यूस करते हैं। रॉयल जेली मैंने बताया था क्या होती है, रॉयल जेली एक्टिनेशिया भी मैंने बताया था। आप हो गया, एक स्किप कर गया 22। 22 ये मैं बता चुकी हूँ। बेसिकली मॉर्फिन का जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। अगर आप मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ना, तो वो यही होता है, ओपिएट ओपियोइड रिलैक्सेशन होता है। नहीं करती, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। कंस्ट्रिक्शन करती है मॉर्फिन, या ओ सॉरी, कंस्ट्रिक्शन करती है, तो ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में जो है ना इसका आंसर, रिलैक्सेशन लिखा हुआ है, हाँ, सही है सही है, गॉट इनकरेक्ट इट। लिखा हुआ है, मैं भी उल्टा बोल रही हूँ, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्पिंक्टर ऑफ ओडाई करती है, तो ये जो आंसर होगा इसका, ये इनकरेक्ट यही वाला होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट, है सही है। 23 एमसीक्यू, ये न्यूमेरिकल है, हम लोग देख लेंगे बाद में। 24 में है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में इंड्यूस एस्थमा एक्सेप्ट। अच्छा, रॉयल जेली जो है ना एक सब्सटेंस होता है जो हनी बी सिक्रीट करती है, और जो उनके लार्वाज होते हैं वो उनसे अपना पेट भरते हैं, उसको अपना डाइट के तौर पे यूज करते हैं, और जो क्वीन बी होती है वो कहीं नहीं जाती, वो इसी जेली से अपना पेट भरती है। तो वो जेली से जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको एस्थमा होता है। एक्टिनेशिया एक फ्लावर है जो बोटानिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्रीट करता है, लेकिन कुछ लोग इनसे एलर्जिक होते हैं और उनको इससे एस्थमा होता है। सेंट जॉन्स वॉर्ट जो है वो हमारे उसमें सेरोटोनिन बेसिकली एगोनिस्ट हैं, और ये वो होते हैं एसएसआरआईज होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज होते हैं। और ये सॉरी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है कि नहीं, या एगोनिस्ट करते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एंटी डिप्रेसेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं है अस्थमा में। प्रोपेनोलॉल का रोल है, क्योंकि ये बीटा, प्रोपेनोलॉल बेसिकली बीटा 1 बीटा 2 दोनों पैक करता है, तो ये नॉन सेलेक्टिव है। तो अगर ये बीटा 1 पैक करके वेजोडाइलेशन कराएगा अगर, तो साथ ही साथ ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराएगा बीटा 2 पैक करके, जो लंग्स में मौजूद होते हैं, जो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं उनको भी इनहिबिट कर देगा।
तो इसीलिए ये भी अस्थमा इंड्यूस करेंगे। नंबर 25 है हमारे पास, द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग विद द हाईएस्ट पेशेंट रिस्क ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इज सिस्प्लेटिन। अच्छा, सिस्प्लेटिन ये बहुत बार उसमें आ चुके हैं आला नस्ल में। ये वाहिद ऐसी ड्रग है जिसको खाने से बहुत हाई चांसेस होते हैं पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होगी। ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिल्टियाजम एंड एरिपेप्राजोल लीड्स टू इंक्रीज एरिपेप्राजोल लेवल। अच्छा, ये इंटरेक्शन है एंजाइमेटिक ना, ये अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो ये उससे आप लोग को याद करना पड़ेगा ये कि जो है एरिपेप्राजोल की लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं डिल्टियाजम के साथ लेने से। क्यों? क्योंकि वो 3A4 को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एरिपेप्राजोल मेटाबोलाइज नहीं होता और बॉडी में उसकी प्रेजेंस बढ़ जाती है। अच्छा, 27 है, द रिकमेंडेड डोज ऑफ फेनाइट्राइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस, बाबा बाहर है ना, द रिकमेंडेड डोज ऑफ फेनाइट्राइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। The recommended dose of phenytoin for the treatment of status epilepticus 15 to 20 milligram per kg, ये भी याद करना है, इसका डोज है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, 28 a preparation calls for hydrocortisone 80 milligram। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा नूरिया, ये जो आपने डोज बताई है ये आपने कंफर्म कहाँ से की है? मतलब कहाँ से आप लोग देखते हो कि ये रिकमेंडेड डोजेस, ये कंफर्म या मैंने जस्ट नोट गूगल करा करते हो? है क्योंकि हमने ये मेरे डोजेस पास याद हैं नहीं करे। सारी, जो भी इंपॉर्टेंट डोजेज है ना, हाँ, ये मेरे पास सारी हैं। ये 2 पेजेस के हैं, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ये प्लीज शेयर कर दो फाइल मैं ताकि कर हम देता हूँ, क्रॉस मैं चेक। कर हाँ, ये आप जब रोजेस याद करेंगे ना तो वो फाइल्स में करेक्ट होंगी, उसको याद कीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, फिर आपको ज़्यादा सही होगा। मैं तो क्योंकि रोजेस याद नहीं करे मैं ना, मैं इसको याद कर रही हूँ अभी, मैं और जो ये हमने इसके लिए डोज मैं। कंफर्म करनी होती है ना, ये AMS से करनी होती है, ये इंटरनेट से नहीं करनी होती, क्योंकि इंटरनेट में काफ़ी वेरिएशंस आती हैं। यूएमएस की फाइल तो आप लोग AM व्हाट्सएप में शेयर करें, इसका पहले भी आया था तो मैं उससे क्रॉस रेफरेंस कर लूंगा, क्योंकि आगे प्रिपेयर जो भी एमसीक्यूज करने क्या पता मेरे पास भी कोई डोज आ जाए। इस दफा तो हाँ, नहीं नहीं आई नहीं, मैं बट मे बी। ये शेयर कर देता हूँ। तो AMS से वो रिकमेंडेड है, तो वो कर लीजिएगा आप। ओके, परफेक्ट। हो रही आप कंटिन्यू। अच्छा, ये नंबर 28 जो है 16 वाइल्स वाला, ये न्यूमेरिकल है, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 29, द ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ थेरेपी ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज इज सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये फर्स्ट चॉइस होती है इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। परट्यूसिस इज अ वूपिंग कफ, ये बैक्टीरियोसाइड, ये बैक्टीरियल होता है। बॉर्डेटेला परट्यूसिस बैक्टीरिया जो होता है वो इसको कॉज करता है, और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट एरिथ्रोमाइसिन इसकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नंबर 31, मिथाइल पैराबीन इज मिथाइल ईस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चरल अगर आप देखिए केमिस्ट्री है इसके अंदर। अच्छा, वारफेरिन ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 24 to 72 आवर्स। ये इसका ड्यूरेशन ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। अच्छा, एक 33 में देखें आप, ये केस स्टडी है। A 45-year-old patient with renal impairment taking two drugs. The drug A is a drug that 90% excreted unchanged, while B is chloramphenicol. It is necessary to make renal dose adjustment. अच्छा, 45 years old पेशेंट है, उसमें रीनल इम्पेयरमेंट है, 2 ड्रग्स वो ले रहा है। जो ड्रग ए है वो 90% ऐसे के ऐसे ही अनचेंज फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट हो रही है, और जो ड्रग बी है वो क्लोराम्फेनिकॉल है। अब बताएं इसमें नेसेसरी है कि हम जो है ना डोज एडजस्टमेंट करें इस रीनल इम्पेयरमेंट के केस में। अगर हमें करनी भी होगी तो हम सिर्फ ड्रग ए को करेंगे, इसलिए क्योंकि वो पूरी के पूरी ऐसी ही निकल रही है बॉडी से, वो अपना कोई इफेक्ट नहीं दे रही है इसका मतलब। तो हम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा या डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो इफेक्ट देना शुरू करे। अच्छा, द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन यूरोलॉजिकल सर्जरी इज, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड से एलर्जिक होते हैं उनको वो सिफॉक्सिटीन देते हैं ऑल्टरनेटिव के तौर पर। अमाइनो ग्लाइकोसाइड का और बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिफॉक्सिटिन होता है। अच्छा, द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ रॉक्सिथ्रोमाइसिन शुड बी, ये डोज याद करना पड़ेगा 300 मिलीग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लीस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू सेरोटोनिन सिंड्रोम। अच्छा, ये सारे जो है ना इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं हमारे पास।
ओलेंजापीन जो होता है वो सबसे ज्यादा कम चांसेस होते हैं इसका सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा पोटेंट नहीं होता इसलिए। अच्छा, द मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन प्रोसेस इन जीआईटी इज, सबसे कॉमन डिग्रेडेशन प्रोसेस जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है वो हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होती है। तो नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल्स ऑफ डाइजॉक्सिन है, ये याद करना पड़ेगा, डोज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी टेकन विद फूड और एंटासिड्स। अच्छा, सुक्रालफेट जो है उसको हम खाने या किसी एंटासिड्स के साथ नहीं ले सकते। अच्छा, number 40, penis is a type of extra growth that can cause pain, swelling, damage to your tissue. It most often is रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो स्वेलिंग और पेन और जो ग्रोथ हो जाती है ना एक्स्ट्रा, जिसमें तकलीफ हो रही होती है, पेन होता है और जो डैमेज करता है हमारे टिश्यूज को, उसको पेनिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर यही ग्रोथ मतलब यही जो है अगर लिखा हुआ हो कि टॉफाए हुए हैं हमें, तो गाउट की कंडीशन होगी। और यही ग्रोथ एक और नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, उसका नाम सी से शायद आएगा, तो वो उसके लिए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस मार्क करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस सॉरी मार्क करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं। कॉन्ड्रोसाइटोसिस है शायद। हाँ, कॉन्डोसाइट्स जो है ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बनते हैं। अगर इसमें टॉफाई आएगा तो वो उसमें गाउट मार्क करेंगे, और अगर पेनिस लिखा आएगा तो हम रूमेटाइड आर्थराइटिस मार्क करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस का कोई इसमें जो है ना फिजिकल वो नहीं बताया इन्होंने एग्जामिनिंग करने का। 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी। अच्छा, ये सारे ड्रग्स मेरे ख्याल में इंटरेक्ट करते हैं लिथियम के साथ और उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। और इसमें एक एसिटाजोलामाइड है जो नहीं बढ़ाता। ये ड्रग इंटरेक्शन का सवाल है, हम ड्रग इंटरेक्शन याद करेंगे। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन और डोजेस से काफ़ी आया है और कैलकुलेशन से, ये तीनों चीज़ें हमारी पक्की होंगी, उसके बाद हम लोग काफ़ी एमसीक्यूज कर सकेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटी कन्वर्सन ड्रग विद द लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक रिस्क। अच्छा, वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड में एक एंटी कन्वर्सन ड्रग है और इसमें कार्डियोटॉक्सिटी का रिस्क बहुत कम होता है। सही। नेक्स्ट है नंबर 43, अ प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन्स कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, जब भी ये आ गया ना कि प्रेग्नेंट वुमेन है और उनको उसको लैक्सेटिव देना है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, तो हम हमेशा डॉक्यूसेट सोडियम ही देंगे। हम इसका कॉर्डल नहीं दे सकते, सिना नहीं दे सकते, कैस्टरॉल नहीं दे सकते, हम डॉक्यूसेट सोडियम देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू ट्रिगर सीजर्स। लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग और स्टारवेशन जो होती है वो सीजर्स कराती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज सीजर्स को कराती है। फ्लैशिंग और या फ्लिकरिंग लाइट्स को अगर आप एक्सपोज होगे तो आपको सीजर्स हो सकते हैं। हाई स्ट्रेस से सीजर्स होते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज से कोई सीजर्स नहीं होते। नंबर 45 है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में बी इंक्रीज बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट फिनाइटोइन। अच्छा, ये सारे ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। एमाइड्रॉन और वेरापेमल तो बहुत ऊपर ऊपर है, क्योंकि वेरापेमल बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सच डाइजॉक्सिन भी दे रहे हैं, तो हार्ट की टायर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। एमाइडोरॉन जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, और पोटेशियम के लेवल जब कम हो जाते हैं बॉडी में तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है। जब भी हाइपोकैलेमिया होगा ना तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी लाजमी। अच्छा, क्लेरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स को मैंने इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, वो भी कराता है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। फिनाइटोइन जो है वो नहीं कराएगा। Number 46, the combination of rifampicin and sodium fusidate has been shown to be effective in the treatment of MRSA. तो याद कर लें, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है MRSA की। टिनाइटस बेसिकली हमें होता कब है? सैलिसाइलेट्स की जो ओवरडोज हो जाती है ना, एस्प्रिन की ओवरडोज में जो सैलिसाइलेट्स हमारे बनते हैं वो टिनाइटस कॉज कराते हैं। ठीक है। ड्रग्स कैन बी यूज एज एन एंटीडोट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स विद कोलिनर्जिक एक्शंस एज एट्रोपिन। अच्छा, जब भी हमारी एंटी कोलिनर्जिक से ओवरडोज हो जाएंगे ना हम, तो एक वाहिद हमारी कोलिनर्जिक ड्रग है जो एज एन एंटीडोट के तौर पे एक्ट करती है, वो है फाइसोस्टिकमीन। इसको याद कर लें, कोई भी और ड्रग एज एन एंटीडोट एक्ट नहीं करेगी एट्रोपिन के टॉक्सिसिटी में, फाइसोस्टिकमीन करेगी। ठीक है। 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिकमेंडेड एंड इज द मोस्ट वाइडली यूज एंटीडोट फॉर सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम के केस में एक एंटीडोट है हमारे पास, सिप्रोहेप्टेडीन, जो हम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, an important patient advice regarding metronidazole therapy is which of the following। अच्छा, मैं इसके ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा गई नहीं हूँ डिटेलिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑप्शंस इन्होंने खुद से ऐड करे हैं, क्योंकि इतना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ नहीं सकता पेपर में, बीसीक्यूज आते हैं। एक ही क्लास से दो तीन ड्रग्स दे देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, तो हम उनका मैकेनिज्म डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते।
लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्होंने बिल्कुल अलग अलग से वो जो है वो एमसीक्यूज उठा के ऑप्शंस उठाए हैं। तो क्लियर नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये मुझे इतना वो नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसके ऑप्शंस की इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रही। अच्छा, an important patient advice regarding metronidazole therapy is which of the following? अच्छा, मेट्रोनिडाजोल की थेरेपी जो होती है उसको कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेते, और ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें अल्कोहल हो। इसके अलावा इसकी कोई और मेडिकल एडवाइस नहीं है। नंबर 51 है, वीकली कंप्लीट ब्लड काउंट मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग थेरेपी। अच्छा, इसमें हम क्लोजापिन क्यों बोल रहे हैं? क्लोजापिन जो है बेसिकली वो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कराती है, इसकी एडवर्स इफेक्ट है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसको कम कर देती है इतनी ज्यादा बॉडी में कि इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि खतरनाक है। तो इसीलिए हम वीकली हमारे ब्लड काउंट को देखते हैं कंप्लीट, के कई आयदर ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस तो नहीं करा रही बहुत सीवियर लेवल पे। तो इस क्लोजापिन ड्रग के साथ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। 52, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर्स ऑलवेज एथोसक्सिमाइड। ये उसमें भी आ चुका है आला नसर में, और हमेशा इसका ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एब्सेंस सीजर का एथोसक्सिमाइड ही होगा। द सिंड्रोम ऑफ एक मिनट मेरा खत्म होने वाला है। द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट hormone antidiuretic hormone secretion SIADH is characterized by hyponatremia hypoosmolality। अच्छा, ये मुझे इतना ही समझ में आया है कि SIADH में ना सोडियम कम हो जाता है, और उसकी सोडियम कम हो जाने की वजह से हाइपो की कंडीशन हो जाती है, इसलिए हाइपोस्मोलैरिटी बोल रहे हैं। तो ये होता है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता, हाइपरस्मोलैरिटी नहीं होती। और अगर हाइपरनेट्रीमिया होगा तो हाइपोस्मोलैरिटी नहीं हो सकती, और अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो हाइपरस्मोलैरिटी नहीं हो सकती। तो हाइपो ही होता है, यानी सोडियम कम ही होता है, और हाइपो को ही कॉज करता है वो हाइपोस्मोलैरिटी को। अच्छा, नेक्स्ट है आई गेस वकास का, राइट? जी आप लोग जी, मेरे फर्स्ट से स्टार्ट हैं। करें, सेशन एंड हो रहा है ठीक 10 है, मैं में, तो करता मैं हूँ। चाह रही हूँ कि जो है नेक्स्ट सेशन में। अच्छा अच्छा, ये पेज कर लें आप, हाँ इधर से ही है। ठीक है, नंबर 1 सोडियम रिजिनोलेट, ये क्या है जी? एनायोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। तो ये काफ़ी सारे हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि वो सोडियम लोरेट है, और भी पॉलीसोर्बेट है, कुछ इसमें आयनिक होते हैं, कुछ नॉन एनायोनिक होते हैं, कुछ कैटायनिक होते हैं। तो वो सारी काफ़ी इनकी डिटेल्स है। लेकिन ये जो सोडियम रिजिनोलेट है ना, ये एनायोनिक सरफेक्टेंट है, और इसका फार्मास्यूटिकल मतलब कि मेडिसिन में इनका कोई इतना काम नहीं है। ये शैम्पू में, सोप्स में और इनमें इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मतलब ये लिखा होगा ना कि इरिटेंट टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के, मतलब कि वो देखा ना कि सोप वगैरह या शैम्पू वगैरह होता है, मुंह में चला जाए, नाक में चला जाए, तो वो काफ़ी इरिटेशन काज करता है, आंखों में चला जाए तो ये उसका बताया होगा। अच्छा, डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलैक्सिस इन मलेरिया, मतलब कि मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो हम डॉक्सीसाइक्लिन की डोज देते हैं ना, वो देते हैं जी 100 mg। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग डोज होती है 100 mg बिफोर 2 days। मतलब कि आपने जहाँ ट्रैवल करना है वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे रहे हो ना। तो आपने 2 दिन पहले स्टार्ट कर देना, नहीं 100 mg, और जितने दिन स्टे करना है जितना भी है वहाँ पे 1 dose per day। एंड फॉर द 4 weeks आफ्टर लीविंग, मतलब कि 4 हफ्ते तक आपने मजीद लेनी होती है ये डोज। अच्छा, नंबर 3 है जी, ये सिंपली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, के इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू टी लाइफ आपको, टी हाफ लाइफ आपको दी गई होगी, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक मिनट। अच्छा, ठीक है, और टी हाफ लाइफ आपको दी होगी, और इसका ना ये कंबाइन करके फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, क्लियरेंस इनटू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ये हाफ लाइफ, मतलब कि उसकी दी हुई है, और ये फॉर्मूला सिंपली, ये जब बायोफार्मास्यूटिक्स का है, जब वो जब आएगा तो फिर उसमें सारा ये क्लियर होगी। नंबर 4, लो वीडी मीन्स ड्रग इंक्रीज इन प्लाज्मा देन टिश्यूज। अच्छा, ये है कि दो कंपार्टमेंट होते हैं ना, एक मतलब कि ब्लड वगैरह सारा प्लाज्मा जो होता है कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 होता है टिश्यूज में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के जब ड्रग इंक्रीज होगी प्लाज्मा में, तो उसका मतलब कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा। लेकिन जब वो टिश्यूज में होगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ये सिंपली एक मतलब कि कह लें कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टिश्यू। वो टिश्यू के मतलब कि उसमें ड्रग ज्यादा होगी तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। फेनिटोइन हेपेटिक एक्सक्रीशन, मतलब कि ये रीनली एक्सक्रीटेड होती है फेनिटोइन जो है। मॉर्फिन है जो, इसकी कोई लोडिंग डोज नहीं है, बिकॉज ये बहुत फास्ट एक्टिंग है,
और क्या नाम है इसका, इसको तो देते ही वर्स्ट कंडीशन में है, तो इस वजह से इसकी कोई टेस्ट डोज नहीं होती, क्योंकि ये तो इंस्टेंटली वर्क करती है। आगे ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैंने देखा था, मतलब कि ठीक है, इतना कोई है नहीं, मुश्किल भी नहीं है, तो सारा डिटेल भी लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, नंबर 8, पैरासीटामोल डोज, ये है जी 15 mg पर केजी, ठीक है, और मैक्सिमम लिखी हुई है 150 mg पर केजी, लेकिन अगर जब हम इसको ग्रामेज में करेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट बनती है ये क्या नाम है, 4 to 6 4 ग्राम बनती है ऑलमोस्ट, एमसीक्यू 4 ग्राम नंबर जो बता है ना वो सकते हैं कौन सा मैक्सिमम वाला डोज। बता रहे हैं आप? जी, एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये बता रहे हैं नंबर 8। ये लेनोलिन वाला ना 7 है, नंबर 7 कहाँ पे है ये? नंबर 7 ही लिखा हुआ ना, ये देखे, अच्छा, मॉर्फिन लेनोनिन के का नीचे कैलकुलेशन आप नंबर कह रहे थे ना, 7 तो ये लेनोलिन। हम, अच्छा एक्सप्लेन करना है कैलकुलेशन, सही। हाँ, ये सारी एक्सप्लेन की हुई है, हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये सारे लिखा हुआ है। तो ये, अभी आप 8 पे चले जाओ फिर। हाँ तो फिर आप skip 8 कर पे है दिया। ना? मैं अभी 8 पे गया हूँ ना, हाँ जी, यही पूछ हाँ, रही थी सही फिर। है, ठीक वो है। पूरे पेज पे ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। सही। वो देख लेंगे, ये कोई मसला नहीं है, आप हाँ, ये सिंपल करो। वो है, क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, अक्रॉस नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, सही है, सिंपल है। मुझे लगा कि आप और उसको दोनों को, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस सही है, आप 8 से हाँ, करें स्टार्ट। फर्स्ट वाली को जो वैल्यू आएगी उसमें सेकंड वाली को माइनस करके वो डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, 8 है जी पैरासीटामोल डोज 15 mg पर केजी, और जो मैक्सिमम है ना वो 150 mg पर केजी। अगर ग्रामेज में करें तो जो 4 mg है ना वो मैक्सिमम डोज है, इससे ऊपर जितनी भी होगी वो टॉक्सिक होगी। तो सिंपली आपने ये अगर पूछा भी तो उन्होंने mg में ही पूछेंगे, mg पर केजी में ही पूछेंगे, तो बस ये पीसीएम याद रखें। मतलब? जी, पीसीएम मतलब? क्या मुझे पीसीएम, आपका, पीसीएम पैरासीटामोल स्टैंड फॉर? पैरासीटामोल पैरासीटामोल अच्छा अच्छा अच्छा। पेनाडोल, पैरासीटामोल का शॉर्ट फॉर्म है। पेनाडोल है जो हमारा। अच्छा, सही सही सही। हाँ, तो 15 mg पर केजी, और जो मैक्सिमम है 150 mg पर केजी। तो अगर ग्रामेज में देखेंगे तो वो 4 ग्राम ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है, ये इतनी मतलब कि ये मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, इसके ऊपर वाली जितनी भी होगी वो टॉक्सिक डोज हो जाएगी। ये नीचे फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन है, ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी सेप्टिक मतलब यूज होते हैं बॉन्ड्स वगैरह में, तो ये भी सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे है जी 10, सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन चिल्ड्रन। बच्चों में जब वो डिहाइड्रेशन होगी तो क्या होगा, वो डिजीनेस होगी, लेथार्जी होगी, मतलब कि बहुत थके थके होंगे, कि जैसे बिल्कुल ही ना थके हुए फारिग हैं, गिरने वाले हैं, और क्या नाम है, थकावट होगी और डिजीनेस होगी। और डिजीनेस का मैंने पहले भी बताया था कि फीलिंग लो, मतलब कि लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, व्हाट इज एंटीबॉडी नॉट इन प्लाज्मा, आईजीएस। अच्छा, ये जो आईजीएस है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलेंस, ठीक है, जो मेन जो एंटीबॉडीज होती है ना बॉडी में, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती हैं आईजीजी, आईजीएम। आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, मतलब कि जिनका रिस्पॉन्स आता है, मोस्टली जिनका रिस्पॉन्स आता है। आईजीजी होगी, आईजीएम होगी, आईजीए, आईजीई एंड आईजीडी। ये 5 एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी में, आपको सबको पता ही होगा। लेकिन ये जो आईजीएस लिखा है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लिखा है, ये प्लाज्मा में नहीं होते, ये आपको आर्टिफिशियली देने पड़ते हैं, जिसके शॉट्स लगते हैं नॉर्मली, हेपेटाइटिस में लगते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और वैसे भी जो बच्चे की इम्यूनिटी हो तो फीटल में भी वो लगते होते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन जी टी हाफ लाइफ, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 × K, तो वो सिंपली ये फॉर्मूला है। अच्छा, 13, विच आयन डज मोर इफेक्ट ऑन डिहाइड्रेशन, सोडियम, ऑब्वियसली, मतलब कि सोडियम की बहुत ज़्यादा होगी तो क्या नाम है, डिजीनेस होगी, लेथार्जी होगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो वो सोडियम सबसे ज़्यादा इसमें वाइटल रोल होता है इसका। अमीनो एस नंबर 14, इम्यूनो एसे कैन नॉट मैयर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मैयर करने के लिए इम्यूनो एसे की टेक्निक नहीं होती, अमीनो एसे तो मैयर करता है किसी भी मतलब कि कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन मैयर करने के लिए होता है नॉर्मली प्रोटीन्स की, ये यूरिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना उनमें, मतलब कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन को मैयर करने के लिए या उसकी सिर्फ प्रेजेंस को देखने के लिए ना ये टेस्ट होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टेस्ट नहीं होता। अच्छा, नंबर 15, गोनोकोकल एंटीबायोटिक, अजिथ्रोमाइसिन। मतलब कि अजिथ्रोमाइसिन क्या है, बेसिकली ये मैक्रोलाइड है, अजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारे मैक्रोलाइड्स हैं। तो गोनोकोकल जो होता है ना बैक्टीरिया, ये बेसिकली ये जेनिटल एरियाज के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, गोनरा टाइप, तो उनमें ये एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। एंडोकार्टाइटिस इन चिल्ड्रन काज्ड बाय, अच्छा, ये एंडोकार्टाइटिस एक इंजेक्शन है, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट होती है ना वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है,
या वॉल्स में, तो वो इन्फेक्शन होता है। तो ये इसके सारे मतलब कि जो ऑफेंडर बैक्टीरियाज है ना जिनकी वजह से ये होता है, तो वो उनके नाम लिखे हुए हैं सारे, ये देख लीजिएगा आप सारे, सिंपल है, कोई नहीं इतने मुश्किल। नंबर 17, डायग्नोसिस ऑफ एक्टिव टीबी, चेस्ट एक्सरे। ऑब्वियसली जब हमने टीबी को क्या नाम है करना है, उसके डायग्नोसिस करनी है तो चेस्ट एक्सरे करते हैं। ये नीचे लिखा हुआ फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन तो है बट दैट इज नॉट एक्टिव। जब वो एक्टिव नहीं होगा लेकिन आपको सिर्फ शक है तो आपने टेस्ट करना है, तो फिर वो स्किन टेस्ट होता है, वो जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट। तो इन दोनों में ये कंफ्यूज नहीं करना कि सिंपल आपको टीबी है, इन्फेक्शन है बॉडी में तो चेस्ट एक्सरे। अगर इन्फेक्शन है बट दैट इज नॉट एक्टिव तो फिर उसके लिए स्किन टेस्ट की जरूरत होती है। नंबर 18, सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल व चेंज इन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये उसके स्ट्रक्चर का बताया गया है कि जो उसकी आर साइड इंक्रीज होगी ना तो उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसकी सोलबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपली उसकी ना स्ट्रक्चर का एक रिलेशन बताया गया है, या पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। नंबर 19, एंटीसाइकोटिक्स मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, ये डोपामिनर्जिक उस पर इफेक्ट करते हैं, और मोस्टली ये D2 रिसेप्टर पे करते हैं, D1 पे भी होता है लेकिन मोस्टली D2 पे इनका एक्शन होता है।